हाँ तो देख लिया फर्स्ट पार्ट। इसमें मैंने पूछा था कि क्या कोई फोर्थ ऑर्डर भी होता है, तो इसी को हम इस पार्ट में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्टर्स को समझ लेते हैं जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को अफेक्ट किया था। 3 फैक्टर्स थे, एनवायरमेंट, लैंड और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट फैक्टर तो सुनो, क्या हुआ 5th से लेकर 10th सेंचुरीज के बीच में यूरोप में काफ़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन बन गई, जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को करना बहुत मुश्किल हो गया। और तो और ज़्यादा लैंड पार्ट फॉरेस्ट से कवर होता था। फिर आई 11th सेंचुरी। काफ़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के बाद 11th सेंचुरी में कुछ वार्म और नॉर्मल फेस आया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे पड़ा। जैसे कि प्लोइंग करना काफ़ी ईजी हो गया। प्लोइंग मतलब जो नीचे वाली सॉइल है उसको खोद कर ऊपर लेके आना। सेकेंड फैक्टर, पहले लोग वुडन प्लो का यूज़ करते थे, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। इस वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो जाती थी। और तो और काफ़ी इनफेक्टिव क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ किया जाता था। अब तुम लोग सोचोगे कि ये होता क्या था, चलो बताता हूँ फिर। इस मेथड में लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था और एक पार्ट पे पीजेंट्स कल्टीवेशन करते थे और दूसरे पार्ट को ऐसे ही खाली छोड़ देते थे, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो फिर से बढ़ जाए। और ये एक काफ़ी इनफेक्टिव मेथड था, क्योंकि इसमें जो लैंड उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं किया जाता था। और जो लॉर्ड्स थे उन्हें तो अपने बस मैक्सिमम प्रॉफिट से मतलब होता था, इसलिए वो पीजेंट से काफ़ी एक्स्ट्रा काम भी करवाते थे। अब वो क्या करते थे, वो अपनी बाकी मैन्योरियल लैंड्स पे उन्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए भेज देते थे, और ये सब लीगल भी था। बताओ यार, बेचारे पीजेंट्स। अब वो चाहे नाराज़ हो या गुस्सा, अब वो ओपनली अपोज तो नहीं कर सकते थे लॉर्ड्स के आगे। तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग पैसिवली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते थे, वो लॉर्ड की लैंड पे काम ना कर कर वो अपनी लैंड पे काम करने लग जाते थे। पीजेंट्स भी लाइक मैं झुकेगा नहीं। थर्ड फैक्टर, अब कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाने लगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो क्या होती थी, चलो बताता हूँ फिर। पहले लोग वुडन प्लोग का यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी इनफेक्टिव था। फिर उसके बाद लोगों ने आयरन ब्लॉक का यूज़ करना शुरू कर दिया, और ये काफ़ी इफेक्टिव हुआ करता था। और तो अब एनिमल्स की गर्दन की जगह उनके शोल्डर्स का यूज़ किया जाने लगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को यूटिलाइज कर सकें। हॉर्सेस को फुट डिगे से बचाने के लिए अब आयरन हॉर्स शूज़ का यूज़ किया जाने लगा। क्या मतलब, घोड़ों को भी जूते पहना दिए? वैसे बात तो सही है। और अब विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज़ किया जाने लगा था, और अब ऑल ओवर यूरोप में वाटर और विंड पावर मिल्स सेटअप होने लगे थे, और ये एनर्जी कॉर्न मिलिंग और ग्रेप्स प्रेसिंग में काम आती थी। अरे हाँ हाँ, अब किंग को वाइन भी तो पीनी है ना। वाइन पीनी है, अरे वही ग्रेप्स प्रेसिंग, उसी से तो वाइन बनती है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहले काफ़ी इनफेक्टिव क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ किया जाता था। अब उसको चेंज करके उन्होंने 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन मेथड को यूज़ करने लगे थे। इस मेथड में वो लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड ना करके वो 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, जिसमें से कि 2 पार्ट में वो क्रॉप्स ग्रो करते थे और तीसरे पार्ट को ऐसे ही खाली छोड़ देते थे। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 पार्ट में क्रॉप्स ग्रो करते थे और फिर तीसरे पार्ट को खाली छोड़ देते थे, जिससे कि जो बाकी की जो लैंड है उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस से आ जाते थे, और इस वजह से कल्टीवेटर्स कम लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे। और अब इंडिविजुअल पीजेंट्स को 100 एकर्स लैंड की जगह पर 20 से लेकर 30 एकड़ लैंड पे काम करना पड़ता था, जिससे काफ़ी इफेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ 13th सेंचुरी में। अब देखो, जितनी कम लैंड होगी उतना ही इफेक्टिव रहेगा पीजेंट्स के लिए काम करना, क्योंकि उन्हें अब अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मिल जाता था, जैसे कि आयरन टिप प्लो के लिए और हॉर्स शूज़ के लिए स्मॉल फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए टाइम मिल जाता था। और यहाँ पर ये सब बनाए भी जाते थे और रिपेयर भी किए जाते थे। 11th सेंचुरी आते आते फ्यूडलिज्म काफ़ी कम होने लगा था, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन मनी बेस्ड हो गई थी, और ये लॉर्ड्स के लिए भी काफ़ी आसान हो गया था कि रेंट कैश में लेना, ना कि अदर सर्विसेज के बदले में। फोर्थ ऑर्डर, अब ये भी है इसके अंदर? तुम लोग यही सोच रहे हो ना, कोई नहीं, चलो समझाता हूँ। अब देखो, हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था, तो इसकी वजह से 3 एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। अब वो कौन सी हैं, चलो देखते हैं। अब तुम पूछोगे कैसे, तो चलो बताता हूँ। 1000 BC में रफली कुछ 42 मिलियन पॉपुलेशन थी। अब जैसे ही गुड क्वालिटी का और वास्ट अमाउंट में फूड प्रोड्यूस होने लगा, वैसे ही ये पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, और ये 1300 BC में 73 मिलियन तक पहुँच गई। तो अब इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया था, तो वो सब खुद तो यूज़ कर नहीं लेंगे, तो उनको अब ये सब बेचना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ये सरप्लस में हो गया था। तो ये सब बेचने के लिए कोई जगह भी चाहिए होगी,
तो इसीलिए कुछ सेलिंग सेंटर्स स्टेब्लिश होने लगे। अब वहाँ पर टूल्स और क्लोथ्स भी बाय और सेल किए जाने लगे थे। तो मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक पूरी मार्केट बनना शुरू हो गई थी। पहले क्या होता था, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन्स को मैनर टू मैनर ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन उनको इससे एक पर्टिकुलर जगह मिल गई ट्रेड करने के लिए, और इस मार्केट की वजह से उसके आसपास टाउन स्टेब्लिश होने लगे, और कुछ टाउन तो बिशप्स के स्टेट्स और चर्चेस के पास भी स्टेब्लिश होने लगे। अब जो भी टाउन्स लॉर्ड्स की लैंड पर स्टेब्लिश होते थे, तो उसके बदले में सर्विस ना लेकर वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन इन टाउन्स का सर्फ्स ने काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया। कैसे, बताता हूँ। अब देखो, जो विलेजेस वाले सर्फ्स होते थे वो तो एक तरह से गुलाम की तरह यूज होते थे, तो इसी गुलामी से बचने के लिए वो इन टाउन्स में जाके छुप जाते थे, और अगर वो 1 साल तक छुपे रहते थे अपने लॉर्ड की नजर में आए बिना, तो वो फ्री माने जाते थे, है ना सही। अब ऐसे सर्फ्स के टाउन्स में बचने से अनस्किल्ड लेबर की नीड तो पूरी होने लगी, और इससे शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स भी काफी हो गए थे। अब अनस्किल्ड लेबर थोड़ी ना सब कुछ कर लेगी, तो इसलिए कुछ स्पेशल स्किल्स वाले लोगों की भी जरूरत पड़ने लगी, जैसे कि बैंकर्स, लॉयर्स, और इन्हीं को फोर्थ ऑर्डर से जाना जाया करता था। देखो, अब जब मार्केट है तो लोग अपनी मर्जी से किसी भी क्वालिटी का गुड सेल कर सकते होंगे, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिल्ड्स बनने लगी, जो कि एक एसोसिएशन होती थी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, जो कि कंट्रोल करती थी क्वालिटी, प्राइस और सेल को। और हर टाउन्स में अब गिल्ड हॉल्स भी बनने लगे, जहाँ पर मेंबर्स की मीटिंग होती थी। अब जैसे जैसे टाउन्स और ट्रेड्स ग्रो होने लगा, तो इसकी वजह से मर्चेंट्स काफी रिच होने लगे और नोबल क्लास को टक्कर देने लगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैथेड्रल्स होते क्या थे, और टाउन से तुम लोग को पता ही होगा, पता है ना? अरे हाँ, पता ही होगा। कैथेड्रल्स बेसिकली चर्चेस ही होते थे, लेकिन वो काफ़ी लार्ज चर्चेस होते थे, और इसलिए उन्हें कैथेड्रल्स कहा जाता था। वैसे तो ये कैथेड्रल्स मोनेस्ट्रीज को बिलोंग करते थे, लेकिन जब ये बनके तैयार हो जाते थे तो ये पिलग्रिमेज सेंटर बन जाते थे। पिलग्रिमेज, ये कैसे कैसे वर्ड्स फेंक के मार रहे हो भैया? डोंट वरी यार, बताता हूँ मैं। तुम लोगों ने तीर्थ यात्रा तो सुना ही होगा ना, बस वही है ये। और इन्हीं कैथेड्रल्स को बनाने में काफी मनी लगती थी, और तुम्हें पता है ये मनी कौन देता था? वही हमारे रिसेंटली अमीर हुए मर्चेंट्स। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सारा यही देते थे। अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे, जैसे कि किसी ने लेबर प्रोवाइड कर दी, और किसी ने रॉ मटेरियल्स, और किसी ने मनी प्रोवाइड कर दी। इन कैथेड्रल्स के पास भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन जमा हो जाती थी, और इसी वजह से टाउन्स भी स्टेब्लिश होने लगते थे। तो ये लो, हो गया ना अपना टॉपिक, कैथेड्रल टाउन।